हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रगतिशील लेखक भीष्म साहनी द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है चीफ की दावत के सारांश को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस कहानी में भीष्म साहनी ने आधुनिक समाज के दिखावटीपन, बनावटीपन को दर्शाया है और इसके साथ ही साथ एक माँ के दर्द को भी उभारा है। तो हमेशा की तरह मैं कहानी का सारांश भी आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ ताकि आपको चीफ की दावत कहानी का सारांश अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मेरा यह मानना है कि यदि आपको किसी भी कहानी का सारांश भली भांति समझ में आ जाए तो उस पाठ से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सारांश जो है लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ, सिर्फ बोल कर नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं आपको कहानी का सारांश सुना दूँ तो हो सकता है अभी कुछ पल के लिए आपको कहानी याद रहे, लेकिन आप देखेंगे कि 2-1 दिन बाद आप इस कहानी के सारांश को थोड़ा बहुत भूल गए हैं। लेकिन अगर मैं लिखकर आपके समक्ष हर बात को देती हूँ और आप भी मेरी बातों को लिख लेते हैं तो इससे क्या होगा कि सारी बातें आपके सामने, आपके कॉपी में हमेशा रहेगी। आप जब चाहें उसे देखकर एक बार पढ़ लेंगे, आप देखेंगे जो बात आप भूल गए थे वह बात भी आपको याद आ जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा यह चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह लिखने का अभ्यास हमेशा बनाए रखें। तो चलिए आरंभ करती हूँ। चीफ की दावत भीष्म साहनी भाग 1 सारांश। प्रगतिशील परंपरा के लेखक भीष्म साहनी की एक प्रमुख कहानी है चीफ की दावत। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें साहनी जी ने एक माँ के दर्द को उभारा है। इस कहानी में हमारे समाज के खोखलेपन और दिखावटीपन को दर्शाया गया है। देखिए, कहानी का केंद्र बिंदु है मिस्टर सामनाथ और उसकी बूढ़ी माँ। सामनाथ एक दफ्तर में नौकरी करता है। अपनी पदोन्नति या महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अंग्रेज चीफ को अपने घर दावत पर बुलाया है। सामनाथ के साथ उसकी बूढ़ी माँ भी है। तो इस कहानी का मूल बिंदु या केंद्र कहें सामनाथ और उसकी माँ है। सामनाथ एक दफ्तर में काम करता है, महत्वाकांक्षी है और अपने पद की उन्नति के लिए, अपने प्रमोशन के लिए वह अपने घर अपने अफसर जो कि एक अंग्रेज हैं उन्हें आमंत्रित करता है। किस लिए? दावत के लिए, क्योंकि वह चाहता है कि वो अपने अफसर को खुश करे ताकि उसकी पदोन्नति जल्द से जल्द हो जाए। सामनाथ और उसकी पत्नी दावत की तैयारी में जुट गए हैं। घर का फर्नीचर, पर्दे, सब कुछ का इंतजाम करके बैठक को सजाया गया। फालतू सामान पलंग के नीचे तथा अलमारियों के पीछे छिपाया गया। अब सामनाथ जो है वो क्या है, बनावटी का जीवन जीते हैं। उनके अंदर दिखावापन है। उन्होंने क्या किया, पूरे घर को नए ढंग से सजाया, पर्दे बदले, फर्नीचर बदले, सब कुछ नया सा कर दिया। जो पुराने सामान उनको पलंग के नीचे छिपा दिया, अलमारियों के पीछे छिपा दिया। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सत्य जो है लेखक ने बतलाया है कि साधारणतः ऐसा घरों में होता ही है। जब कोई मेहमान आते हैं तो तुरंत घर का चादर जो होता है वो बदल दिया जाता है, साफ़ सुथरा घर कर दिया जाता है, फर्नीचर को पोंछ कर चमकाया जाता है, पुराने सामान को ढक ढक कर रख दिया जाता है ताकि मेहमान ना देखें। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी जो है आज के दौर में सब बनावटीपन में जी रहे हैं, दिखावेपन में जी रहे हैं। तो इसी दिखावेपन की ओर लेखक ने इशारा किया है। अब सामनाथ और उनकी पत्नी के सामने थी एक समस्या कि माँ का क्या होगा। अब उनके सामने एक समस्या आके खड़ी हो गई कि घर का सारा पुराना चीज़ तो बदल कर नया हो गया, लेकिन जो बूढ़ी माँ है उसका क्या करें। यद्यपि माँ के विचार आधुनिक विचारों से मेल नहीं खाती है। अब माँ की जो सोच है वो आधुनिक सोच से तो मिलती नहीं है। तो सारा सामान को तो बदल दिया गया, पुराना सामान तो बदल दिया गया। अब माँ की सोच चूँकि पुरानी है, अब उसको कैसे बदले? ये तो नहीं हो सकता ना, माँ तो माँ है।
अब इनके पास क्या हो गई, एक समस्या आ खड़ी हो गई। वह अफ़सर के सामने अपनी बूढ़ी अनपढ़ माँ को नहीं लाना चाहता था। उसे लगता है कि यदि अफ़सर उसकी बूढ़ी माँ को देख लेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। अब सामनाथ सोचता है कि अफ़सर के सामने उसकी बूढ़ी माँ को ना लाया जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ क्या है, अनपढ़ है। अगर उसके अफ़सर अगर देख लेंगे बूढ़ी माँ को तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उनका इज़्ज़त कम हो जाएगा। यही कारण है कि वह अपनी माँ को छिपाने का उपाय सोचने लगता है। तो इस वजह से अब सोचता है माँ को कैसे छिपाया जाए। उनकी पत्नी चाहती है कि माँ को पिछवाड़े उनकी सहेली के यहाँ भेज दिया जाए, यानी पड़ोस में उसकी माँ की एक सहेली रहती थी, तो उसकी पत्नी चाहती है कि उसको वहीं भेज दिया जाए। पर सामनाथ चाहते हैं कि माँ पड़ोस में ना जाएं, बल्कि जल्दी खाना खाकर अपनी कोठरी में चली जाए। लेकिन यहाँ भी सामनाथ को एक समस्या दिखती है, वह है माँ का खर्राटा लेना। लेकिन सामनाथ ये नहीं चाहते हैं कि उसकी माँ पड़ोस में किसी के घर जाए, वह चाहता है कि उसकी माँ जल्दी खाना खाकर सो जाए। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है कि माँ जो है खर्राटे लेती है। इससे जो है घर में आए मेहमान को कहीं तकलीफ़ हो जाए, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बात जो है सामनाथ सोचता है। यही कारण है कि वह माँ से कहता है कि आज तुम जल्दी नहीं सोना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। इससे माँ लज्जित सी हो जाती है और सामनाथ जो है अपनी माँ से कहता है कि माँ आज तुम जल्दी मत सोना, क्योंकि जब तुम सोती हो तो खर्राटे की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। और यह सुनकर माँ को लज्जा बोध होता है। यानी यहाँ पर कहानीकार ने बताया है कि एक पुत्र के मन में अपने माँ के लिए जरा भी सम्मान की भावना नहीं है। वो माँ को ठेस पहुँचाने से कहीं भी नहीं चूकता है। इतना ही नहीं, वह अपनी माँ को हिदायत भी देता है कि वह किसी भी प्रकार मेहमानों के सामने ना आए। साथ ही माँ को कहता है कि कोई अच्छा कपड़ा पहन ले, हाथ में चूड़ियाँ पहन ले। अब देखिए यहाँ पर जो है वो माँ को हिदायत देता है, आदेश देता है कि उसकी माँ किसी भी हालत में मेहमानों के सामने ना आए और इसके साथ ही साथ अच्छे कपड़े पहन ले, हाथ में चूड़ियाँ पहन ले। पर माँ सफ़ेद सलवार कमीज पहन लेती है, पर चूड़ियाँ कहाँ से पहनती। सारे जेवर तो सामनाथ को पढ़ाने के लिए बिक गए थे। तो माँ सामनाथ के कहने पर, यानी अपने पुत्र के कहने पर, सफ़ेद रंग का सलवार कमीज पहन तो लेती है, लेकिन वो चूड़ियाँ नहीं पहन पाती है, क्योंकि उसने सारे जेवर अपने पुत्र सामनाथ को पढ़ाने के लिए बेचे थे। सामनाथ माँ को यह भी कहता है कि ना ही नंगे पैर घूमना, ना ही खड़ाऊँ पहनना, साथ ही टांग ऊपर करके कुर्सी पर ना बैठना। माने सामनाथ जो है वो अपनी माँ को यह भी आदेश देता है कि माँ तुम घर में ना नंगे पैर घूमोगी, ना ही खड़ाऊँ पहन कर घूमोगी। इसके साथ ही साथ कुर्सी पर पैर चढ़ाकर मत बैठना। तो आप लोग खड़ाऊँ तो जानते ही हैं, लकड़ी का जो चप्पल होता है जो हमारे ऋषि मुनि लोग पहना करते थे, उसे ही खड़ाऊँ कहते हैं। आप लोगों ने अगर रामायण महाभारत, अगर ऐसी कोई पौराणिक सीरियल को देखा है तो वहाँ पर आपने ऋषि मुनियों को ज़रूर देखा होगा कि वे लकड़ी का जो एक तरह का चप्पल पहना करते थे, उसे ही खड़ाऊँ कहा जाता है। उसने माँ को बरामदे में कोने पर एक कुर्सी पर बिठा दिया ताकि किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। सामनाथ ने अपनी माँ को बरामदे के कोने में एक कुर्सी पर बिठा दिया ताकि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। यानी वो अपनी माँ को कितना हेय समझ रहा है, अपनी माँ को कितना तुच्छ समझता है कि उसकी माँ पर किसी की नज़र ना पड़े, कोई उसकी माँ को ना देखे। आप खुद सोचिए कैसी मानसिकता जो यहाँ पर सामनाथ की है। शाम के 7 बजते ही माँ का कलेजा जोरों से धड़कने लगा। अफसर आता है और पार्टी शुरू होती है। अंग्रेज साहब को विस्की पसंद आई, मेम साहब को घर के पर्दे। इस तरह रात के 10:30 बज गए। सभी खाना खाने के लिए बैठक से बाहर निकले। तभी सामनाथ देखता है कि उसकी माँ बरामदे में ही कुर्सी पर अपने दोनों पैर उठाए यानी रखे खराटे भरकर सो रही है। अब शाम हो गई, 7 बज गया। माँ का कलेजा जो है बुरी तरह धड़कने लगा, यानी उसकी माँ को भय होने लगा कि पता नहीं क्या होगा। चीफ साहब के घर आते पार्टी शुरू होती है, विस्की का दौर चलता है। चीफ साहब को विस्की बहुत पसंद आती है। उसकी पत्नी मेम जो थी उनको घर का पर्दा बहुत पसंद आता है। जब रात के 10:30 बज गए तो तब यह तय हुआ कि अब खाना खाना जाए। तो तभी जो है सभी लोग जो है बैठक से बरामदे की ओर आए। उस समय सामनाथ की नज़र पड़ी अपनी माँ पर। तो देखता है कि माँ जो है कुर्सी पर पैर चढ़ाए कुर्सी पर ही सो रही है और खराटे ले रही है। अंग्रेज अफसर सामनाथ की माँ से मिलता है। इतना ही नहीं, उसके साथ हाथ भी मिलाता है। दाएं हाथ में माला होने के कारण माँ अपना बायां हाथ आगे कर देती है। लेकिन इत्तेफाक देखिए,
जिससे वो डर रहा था कि अंग्रेज अफ़सर उसकी माँ को ना देख लें, वही अंग्रेज अफ़सर जो है वही खुद सामनाथ की माँ से मुलाकात करता है, हाथ भी मिलाता है। और सामनाथ की माँ जो थी उसके दाहिने हाथ में चूँकि माला है, इसलिए वो क्या करती है, हड़बड़ी में बायां हाथ ही आगे कर देती है और बाएं हाथ से ही अफ़सर से हाथ मिलाती है। अंग्रेज अफ़सर माँ से काफ़ी प्रभावित होता है। वह माँ के मुख से गांव का एक गीत सुनना चाहता है। बेटे के दबाव में आकर माँ एक पुराना गीत सुनाती है। साहब माँ की ग्रामीण बोली से प्रभावित होता है। अब अंग्रेज अफ़सर जब उसकी माँ से मिलता है तो वो काफ़ी प्रभावित होता है। सामनाथ की माँ उसे काफ़ी अच्छी लगती है। वह कुछ गीत सुनना चाहता है, गाँव के गीत। तो बेटे के कहने पर सामनाथ की माँ जो है वह एक पुराना विवाह का गीत सुनाती है। अंग्रेज अफ़सर जो है वो सामनाथ की माँ की जो ग्रामीण बोली है उससे काफ़ी प्रभावित होता है। गांव की दस्तकारी के संबंध में पूछने के क्रम में माँ एक घर में बनी फुलकारी दिखाती है। तो चीफ साहब जो हैं वो कुछ दस्तकारी का काम देखना चाहते हैं, तो वो उसकी माँ जो है घर में जो एक फुलकारी बनाई थी उसे ही दिखा देती है। साहब को उसमें रुचि देखकर सामनाथ कहता है मेरी माँ ऐसी फुलकारी बना देगी। तो साहब को फुलकारी बहुत पसंद आता है। तो सामनाथ जो है वो क्या करता है, चापलूसी के लिए ये कहता है कि मेरी माँ जो है वो आपके लिए एक फुलकारी ऐसा ही बना देगी। सामनाथ बहुत खुश होता है कि माँ ने उसकी इज्जत बढ़ाई। यहाँ देखिए, यहाँ पर बात उल्टी हो गई। सामनाथ सोच रहा था कि उसकी माँ से उसकी बेइज्जती हो जाएगी, यहाँ पर देखा जा रहा है कि माँ ने ही उसकी इज्जत बढ़ा दी। जब सभी मेहमान खाना खाकर चले गए तो उसने अपनी माँ को गले लगाया और कहा कि साहब बहुत खुश होकर गए हैं। और जब मेहमान सब खाना खाकर चले गए तब सामनाथ अपनी माँ के पास आता है और गले लगा के कहता है कि माँ आज जो है साहब आपसे मिलकर बहुत खुश हुए हैं, बहुत खुश होकर गए हैं। माँ अपने पुत्र से कहती है अब वह शेष जीवन हरिद्वार में व्यतीत करना चाहती है, तो वह क्रोधित होकर कहता है ऐसा करने पर मेरा नाम ही बदनाम होगा, और यदि माँ हरिद्वार चली जाएगी तो साहब के लिए फुलकारी कौन बनाएगा? साहब खुश होंगे तभी तो मेरी तरक्की होगी। तभी माँ सामनाथ से यह निवेदन करती है कि उसे हरिद्वार जाना है, वो बाकी का जीवन हरिद्वार में ही बिताना चाहती है। यह सुनते ही सामनाथ क्रोधित हो जाता है। यहाँ पर भी सामनाथ का स्वार्थ है। वो कहता है कि अगर तुम हरिद्वार चली जाएगी तो लोग मुझे बदनाम करेंगे कि मैंने अपनी माँ को नहीं रखा। और यह भी कहता है कि अगर तुम हरिद्वार चली जाओगी तो साहब के लिए फुलकारी कौन बनाएगा, और तुम अगर फुलकारी नहीं बनाओगी तो मेरी तरक्की कैसे होगी। बेटे की तरक्की की बात सुनकर उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस बुढ़ापे में भी माँ धुंधली पड़ी आंखों से फुलकारी बनाने को तैयार हो गई। और जब माँ यह सुनती है कि यदि वह फुलकारी बनाकर साहब को देगी और उससे बेटे की तरक्की होगी, यह सुनते ही माँ तुरंत तैयार हो जाती है कि वो अपनी धुंधली पड़ी आँखों से भी साहब को फुलकारी बनाकर अवश्य देगी, ताकि उसके बेटे का भविष्य जो है वह उज्जवल हो। यही कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी में भीष्म साहनी जी ने क्या बताया है कि एक माँ अपने संतान की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक माँ अपने संतान की खुशी के लिए अपनी हर खुशी का बलिदान देती है। माँ हर हाल में अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है, चाहे उसकी संतान उसे कितना ही दुख क्यों न दे। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए अपने सारे सुख का बलिदान देती है। बच्चे भले ही उन्हें दुख दे, लेकिन वो हर हाल में अपने बच्चे को खुश देखना चाहती है, प्रसन्न देखना चाहती है, सफलता की ऊंचाइयों पर देखना चाहती है। तो यह है आज की कहानी चीप की दावत का सारांश। तो उम्मीद करती हूँ इस कहानी का सारांश आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर तो अवश्य करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।